व्यूअर्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल कोविड-19 ट्यूटोरियल्स बाय एडवोकेट ममता गौड़ा। कल हमने जनरल डिफेंसेस के अंदर वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया पढ़ा, तो आज हम पढ़ेंगे प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर। तो आइए शुरू करते हैं इसका सेकंड पॉइंट, प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर। कोई भी कोर्ट ऐसे पर्सन को एड नहीं करती जो कि अपना जो एक्शन है वो इमोरल या इलीगल एक्ट के ऊपर उसका कॉज ढूंढता है। अगर कोई इमोरल कॉज के लिए कोई भी एक्शन अराइज नहीं होता, जैसे प्लेंटिफ है, उसका एक्शन का बेसिस क्या है? अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट, तो वो उसमें सक्सीड नहीं करेगा। जैसे प्लेंटिफ खुद रॉन्ग डूअर है, पर अगर डिफेंडेंट ने उसको कोई नुकसान पहुंचाया है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपना रिकवर करने के लिए डिसएंटाइटल हो जाएगा या उसका राइट फोरफिट हो जाएगा कि वो डिफेंडेंट से अपनी कंपनसेशन ले ही नहीं सकता। जैसे जो उसको हार्म हुआ है उसके लिए जो डिफेंडेंट है वो लायबल रहेगा। जैसे कोई मेरे घर में कोई ट्रेसपास करता है, मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं उसको इंजरीज इन्फ्लिक्ट करूं। अगर मैं उसको इंजरीज इन्फ्लिक्ट करती हूं, वो जो बंदा है वो ट्रेसपासिंग के लिए तो ही इज आंसरेबल, पर जो उसको इंजरीज कॉज हुई हैं उसके भी वो कंपनसेशन लेने का हकदार है। जैसे एक बर्ड वर्सेस हॉलब्रुक का केस था। इसमें प्लेंटिफ एक ट्रेसपासर होता है। डिफेंडेंट ने अपने गार्डन के अंदर स्प्रिंग गन लगा रखी होती है, जो उसमें ऑटोमेटिक डिस्चार्ज होता है। जब प्लेंटिफ उसमें एंटर करता है तो उसको इंजरीज होती हैं। तो प्लेंटिफ इज लायबल फॉर ट्रेसपासिंग, पर साथ के साथ उसको जो इंजरीज कॉज हुई हैं, डिफेंडेंट इज ऑल्सो लायबल फॉर दैट। तो इसका मतलब है अगर प्लेंटिफ रॉन्ग डूअर है, डिफेंडेंट की उसको कोई हार्म पहुंचाता है, तो जो रॉन्ग वो कर रहा है उसके लिए तो लायबल है ही है। अगर डिफेंडेंट की किसी काम से उसको कुछ नुकसान पहुंचाता है तो डिफेंडेंट इज ऑल्सो लायबल। जो ये एक अगर कोई प्लेंटिफ रॉन्ग डूअर है पर वो ऐसा एक्ट करता है जो उस एक्ट से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, तो फिर डिफेंडेंट ये प्लीड नहीं कर सकता कि प्लेंटिफ हिमसेल्फ इज अ रॉन्ग डूअर। इसमें ए और बी दोनों बर्गलरी करने के लिए किसी के प्रेमिसेस में एंटर करते हैं। जब वो एंटर कर रहे होते हैं तो बी ए की पॉकेट पिक करता है और उसमें से वॉच स्टील कर लेता है। तो बाद में ये बी ये नहीं कह सकता कि ए हिमसेल्फ इज अ रॉन्ग डूअर, क्योंकि ये जो थेफ्ट का एक्ट है ट्रेसपासिंग से बिल्कुल अलग है। ये इसमें आपस में कुछ कनेक्शन ही नहीं है। तो अगर कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस है तो जो प्लेंटिफ है वो डिसएंटाइटल नहीं हो जाएगा अपनी कंपनसेशन लेने के लिए। हाँ, उसकी जो कंपनसेशन है वो रिड्यूस हो जाएगी उस प्रोपोर्शन में जितना कि उसका फॉल्ट था। अब थर्ड क्या है? इनएविटेबल एक्सीडेंट। कुछ एक्सीडेंट्स ऐसे होते हैं जो अनएक्सपेक्टेड होते हैं, जिनको हम फोर्स ही नहीं कर सकते, जितना मर्जी रीजनेबल केयर हम ले ले पर हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते। तो ये डिफेंडेंट का एक गुड डिफेंस है कि मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी प्लेंटिफ को नुकसान पहुंचाने की और मैंने बहुत रीजनेबल केयर किया है, पर इंजरीज को मैं अवॉइड नहीं कर सका। इसमें स्टैनले वर्सेस पॉवल का केस था। ये प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों जने शूटिंग पार्टी के मेंबर होते हैं। वो फिजेंट शूटिंग के लिए जाते हैं। डिफेंडेंट फिजेंट के ऊपर शूट करते हैं, पर जो शॉट होता है वो ग्लांस्ड ऑफ हो जाता है इन एन ओक ट्री से, जिसकी वजह से प्लेंटिफ को इंजरी होती है। तो ये क्या था? इंजरी वाज सस्टेन्ड बाय एन एक्सीडेंट, और जो डिफेंडेंट था ही वाज नॉट लायबल फॉर दैट। असम स्टेट कॉर्पोरेशन एटसेट्रा फेडरेशन लिमिटेड वर्सेस श्रीमती अनुभा सिन्हा का केस था। इसमें प्लेंटिफ का एक प्रेमिसेस होता है, डिफेंडेंट उसमें टेनेंट होता है।
तो प्लेंटिफ इज द ऑनर एंड डिफेंडेंट इज द टेनेंट। वहां पे वायरिंग होती है, लूज इलेक्ट्रिक वायरिंग। तो उस जो टेनेंट होता है वो रिपीटेडली जो ऑनर होता है उसको रिक्वेस्ट करी जा रहा है कि इस वायरिंग को ठीक करवा दे, पर वो नहीं करवाता। तो उससे कई बार एक बारी शॉर्ट सर्किट की वजह से वहां पे आग लग जाती है और सारे प्रेमिसेस में आग लग जाती है। तो जो प्लेंटिफ है, ऑनर है, वो डिफेंडेंट के ऊपर नेग्लिजेंस का केस करता है, पर जो टेनेंट होता है उसका कोई इसमें ही वॉज नॉट नेग्लिजेंट, और ये जो था इनएविटेबल एक्सीडेंट था, और जो टेनेंट है उसको इसके लिए लायबल नहीं ठहराया जा सकता था। इसमें पद्मावती वर्सेस दुगनाइका का केस था, ये मैंने कल भी बताया था इसके बारे में आपको। जब एक आदमी होता है अपनी पेट्रोल जीप में डलवाने जाता है, वहां दो स्ट्रेंजर उससे लिफ्ट लेते हैं, तो रास्ते में जो एक्सल होता है वो निकल जाता है, उसकी वजह से जो जीप होती है वो टॉपल हो जाती है। जब जीप टॉपल होती है तो दोनों स्ट्रेंजर्स को इंजरीज होती हैं। तो इट वॉज एन एक्सीडेंट एंड द डिफेंडेंट वॉज नॉट हेल्ड लाइबल इन दिस। अब आगे क्या है, एक्ट ऑफ गॉड। एक्ट ऑफ गॉड में क्या होता है, ये इट इज अ वेरी गुड डिफेंस। लॉस कब होता है, जब नेचुरल फोर्सेस की कारण कोई बहुत ज्यादा नुकसान होता है, तो ये एक्ट ऑफ फोर्स माना जाता है। इसमें ह्यूमन एजेंसी की इंटरवेंशन नहीं होती। जैसे एक्सेप्शनली हैवी रेनफॉल होगी, स्टॉर्म्स, टेम्पेस्ट्स, टाइड्स या वॉल्केनिक एरप्शंस, उसकी वजह से अगर कोई नुकसान होता है तो द डिफेंडेंट इज नॉट लाइबल फॉर दैट। अब दो इसके एसेंशियल्स हैं, एक तो ये जो नुकसान हुआ है वो नेचुरल फोर्सेस की वजह से हुआ हो। सेकंड क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये जो अकरेंस होनी चाहिए, ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जिसको एंटिसिपेट किया जाए या रीजनेबल गार्ड से इसको रोका जा सके। तो फर्स्ट क्या है इसमें, वर्किंग ऑफ नेचुरल फोर्सेस। एक रामालिंगा नदर वर्सेस नारायण रेडियर का केस था। इसमें एक क्रिमिनल एक्टिविटीज एक अनरूली मॉब के द्वारा हुई। उन्होंने क्या किया, जो डिफेंडेंट की लॉरी में गुड्स जा रही थी उनको वो उन्होंने रॉब कर लिया। तो इसको एक्ट ऑफ गॉड नहीं माना गया, तो जो डिफेंडेंट था उसको लाइबल ठहराया गया। उसके बाद एक ये है, सिर्फ वही एक्ट इसके अंदर आते हैं जिसमें नेचुरल फोर्सेस होती हैं, इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं आती है, उसी को ही एक्ट ऑफ गॉड माना गया है। जैसे निकोलस वर्सेस मार्सलैंड का केस था। इसमें क्या था, डिफेंडेंट ने कुछ आर्टिफिशियल लेक्स अपने लैंड के ऊपर वो क्रिएट करता है। तो जब एक बारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैवी रेनफॉल होती है, जो ह्यूमन मेमोरी में कभी ऐसी रेनफॉल हुई नहीं है, उस रेनफॉल की वजह से वो जो उसकी एम्बैंकमेंट्स होती हैं लेक्स की, वो टूट जाती हैं। जो पानी वहां से रश करता है, जिससे कि जो ब्रिजेस होते हैं प्लेंटिफ के, वो सारे वॉश अवे हो जाते हैं। तो ये जो था, इट वाज एन एक्ट ऑफ गॉड एंड डिफेंडेंट वाज नॉट हेल्ड लाइबल फॉर दिस। और दूसरा हमने क्या बोला, अकरेंस मस्ट बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। जैसे ये निकोलस वर्सेस मार्सलैंड के केस में जो रेनफॉल थी वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी, ह्यूमन मेमोरी में कभी ऐसी रेनफॉल नहीं आई, और इसको इतनी रेनफॉल को एंटिसिपेट नहीं किया जा सकता था। तो अगर रेनफॉल नॉर्मल होती तो फिर उसको हम एक्सपेक्ट अगर कर सकते होते, तो फिर उसको ये जो एक्ट ऑफ गॉड का डिफेंस वो नहीं ले सकते थे। इसमें कालूलाल वर्सेस हेमचंद का केस था। इसमें एक वॉल थी, वो क्लैप्स कर गई बिकॉज उस टाइम पे 2.66 इंचेस रेन हुई। तो ये रेनफॉल इतनी ज्यादा नहीं थी कि जो वॉल है वो क्लैप्स कर जाए। उस जब वॉल गिरी तो जो रिस्पोंडेंट के 2 बच्चे उसके नीचे आके मर गए। तो इसको एक्ट ऑफ गॉड नहीं माना गया, और इसको क्या जो डिफेंडेंट था ही वाज हेल्ड लाइबल फॉर इट। नेक्स्ट पॉइंट है प्राइवेट डिफेंस।
लॉ हमें परमिट करता है कि हम रीजनेबल फोर्स का इस्तेमाल करके अपने आप को और या अपनी प्रॉपर्टी को हम बचाएं, और ये सेल्फ डिफेंस में होनी चाहिए, और जो फोर्स हम इस्तेमाल करते हैं वो जस्टिफाई होनी चाहिए और इमिनेंट थ्रेट हो अपनी पर्सनल सेफ्टी का या अपनी प्रॉपर्टी का। अगर हम ए कहता है कि मुझे लगता है कि बी मेरे ऊपर अटैक करेगा, तो वो उसके ऊपर फोर्स इस्तेमाल करता है, दिस इज नॉट जस्टिफाइड, क्योंकि उसने तो अभी अटैक किया ही नहीं है। ये जो फोर्स है एब्सोल्युटली उतनी नेसेसरी होनी चाहिए। अगर ए स्ट्राइक्स बी ये नहीं है कि अपनी स्वॉर्ड निकाल के उसके जो दोनों हाथ है वो काट दे, ये एक्सेसिव फोर्स होगी। द फोर्स शुड नॉट बी एक्सेसिव, और ये जो जितनी फोर्स चाहिए ये हर सर्कमस्टांसेस के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें हम अपनी प्रॉपर्टी को भी बचाने के लिए फोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हम ब्रोकन ग्लासेस या स्पाइक्स वॉल के ऊपर फिक्स करवाते हैं, या कीपिंग फायर्स डॉग, ये जस्टिफाइड है, क्योंकि अगर हम स्प्रिंग गन अपने प्रेमिसेस में लगाते हैं, जैसे मैंने पिछले एक केस में बताया बर्ड वर्सेस हॉक ब्रुक में, उसमें जो डिफेंडेड था उसने अपने गार्डन में स्प्रिंग गन लगाई हुई थी, ऑटोमेटिक डिस्चार्ज से बेशक प्लेंटिफ ट्रेसपासर था उसको चोट पहुंची है, इसका उसने डिफेंडेंट ने कोई नोटिस भी नहीं दिया हुआ था, तो वो जो प्लेंटिफ है ही वॉज एंटाइटल्ड फॉर रिकवरिंग दी कंपनसेशन। इसमें एक और केस है मुदाली वर्सेस एम गैंगन का। इसमें जो डिफेंडेंट था वो एक लैंड ओनर होता है, उसने कुछ इलेक्ट्रिक वायर जो होती हैं वो अपने लैंड में बिछा रखी होती हैं। जो प्लेंटिफ होता है वो रात के 10 बजे उस लैंड को क्रॉस करता है, क्योंकि एडजॉइनिंग लैंड उसकी होती है, वहां तक पहुंचने के लिए उसको शॉक लगता है, जिसकी वजह से वो इंजरीज सस्टेन होती हैं उसको। और इस जो इलेक्ट्रिक वायर्स बिछा रखी होती हैं इसकी वार्निंग नहीं दी गई होती, तो जो वो था डिफेंडेंट था, ही was held liable for the injuries caused to plaintiff। अब मिस्टेक, कई मिस्टेक चाहे फैक्ट की हो चाहे लॉ की हो, ये कोई डिफेंस नहीं है। अगर आप विलफुली किसी के राइट के ऊपर इंटरफेयर करते हो तो ये कोई डिफेंस नहीं है। अगर आप किसी के लैंड के ऊपर ये कह के ट्रेसपास करते हो कि मैंने सोचा ये तो मेरा लैंड है, या किसी की अम्ब्रेला आप छीन लेते हो ये सोच के कि ये तो मेरी अम्ब्रेला है, इसमें आप किसी को डिफेम करते हो, आप कहते हो कि मेरी तो इंटेंशन ही नहीं थी इसको डिफेम करने की, तो आपके ऊपर डेफामेशन का ये केस लगेगा। तो इसमें एक कंसोलिडेटेड कंपनी वर्सेस कर्टिस का केस था। ऑक्शनर को कुछ गुड्स ऑक्शन करने के लिए दी जाती हैं। ऑक्शनर जो होता है वो ऑनेस्टली बिलीव करता है कि दीज गुड्स बिलोंग टू दी कस्टमर, वो उन चीज़ों को ऑक्शन में बेच देता है और उसके जो पैसे होते हैं वो भी उसको कस्टमर को दे देता है। बाद में ट्रू ओनर आता है, ट्रू ओनर ऑक्शनर के ऊपर केस करता है, और क्योंकि वो चीज़ें उस बंदे की हैं, उस कस्टमर की चीज़ें नहीं थी, तो जो ऑक्शनर था ही वॉज हेल्ड लाइबल फॉर टॉर्ट ऑफ कन्वर्जन। अब नेक्स्ट पॉइंट है नेसेसिटी। अगर आप कोई ऐसा एक्ट करते हो जिससे कि कुछ डैमेज होता है, पर आपकी नेसेसिटी थी टू प्रिवेंट दी ग्रेटर इवल, कुछ बड़ा नुकसान हो रहा था उसको आपने बचाने के लिए कोई एक छोटा नुकसान कर दिया, तो वो फिर चाहे उससे नुकसान हुआ इवन देन यू आर नॉट लाइबल। जैसे एक ओवरलोडेड शिप है, उसमें से चीजें बाहर गिरा देते हो ताकि उसका वो लाइटन हो जाए, और शिप और जो उसमें पैसेंजर्स हैं बोर्ड हुए उनको कोई नुकसान ना हो। एक मास्टर ऑफ द शिप है, जैसे नेसेसिटी होती है, उसको लगता है कि ये जो चीजें हैं मेरे उसके ऊपर शिप के ऊपर वो पेरिशेबल नेचर की हैं, और उसके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होती प्रिंसिपल के साथ कम्युनिकेट कर सके, तो वो इन चीजों को बेच सकता है अपने रास्ते में।
एक कोप वर्सेस शार्प का केस था। डिफेंडेंट प्लेंटिफ के लैंड में एंटर करता है उस आग को बचाने करने के लिए कि ताकि ये आग स्प्रेड ना हो जाए, क्योंकि जो एडजॉइनिंग लैंड होती है वो उसकी होती है। तो ये एक रीजनेबल नेसेसरी थी एंड डिफेंडेंट वाज नॉट लायबल फॉर ट्रेसपासिंग। पर अगर आप इंटरफेरेंस जरूरी नहीं है तो फिर ये नेसेसिटी के अंडर नहीं आएगा। एक कार्टर वर्सेस थॉमस का केस था। इसमें डिफेंडेंट प्लेंटिफ के प्रेमिसेस में एंटर करते हैं कि आग को एक्सटिंग्विश करने के लिए, पर वहां पे ऑलरेडी जो फायरमैन है वो इस काम के लिए लगे हुए हैं, तो उसको ट्रेसपासिंग के लिए लायबल किया जाएगा। अब स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, कुछ डैमेज अगर लेजिस्लेचर अथॉरिटी के अंडर किए जाते हैं तो वो जो है वो एक्शनेबल ये नहीं है। अगर वैसे किया जाता फिर ये टॉट के अंदर आना था। जब कोई एक्ट आपको ऑथोराइज करता है कोई काम करने के लिए तो ये एक कंप्लीट डिफेंस है और जो इंजर्ड पार्टी है उसको कोई रेमेडी नहीं मिलेगी। ये जो इम्यूनिटी है सिर्फ स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के लिए ही है। ये हार्म अगर ऑब्वियस है उसके लिए भी, अगर उसके साथ इंसिडेंटल कोई हार्म हो जाता है उसके अंदर भी ये लोग स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के डिफेंस के अंदर दे आर सेफ। ये जो अगर जैसे रेलवे लाइन है कंस्ट्रक्ट की जाती है उसमें प्राइवेट लैंड के ऊपर इंटरफेरेंस होती है, क्योंकि जब ट्रेन चलेगी उसमें से नॉइज होगा, वाइब्रेशन होगी, स्मोक होगी या जो स्पार्क्स हैं वो एमिट होंगे। तो जो रेलवे कंपनी में इज नॉट हेल्ड लाइबल फॉर अगर कोई नुकसान उसे होता है तो। वॉगन वर्सेस टैफ वॉल्डे रेल कंपनी का केस था। इसमें जो रेलवे कंपनी की रेल थी उसमें से स्पार्क्स निकलते थे, जिससे कि उसका जो एडजॉइनिंग लैंड में एपेलेंट की वुड पड़ी हुई थी उसमें आग लग गई। रेलवे कंपनी वॉज नॉट हेल्ड लाइबल फॉर दैट। ये जो एक्ट है ऑथोराइज्ड बाय लेजिस्लेचर, ये केयरफुली किया जाना चाहिए। अगर आप उसको नेग्लिजेंटली करते हो देन इसका यू कैन नॉट टेक द डिफेंस। जैसे एक था केस स्मिथ वर्सेस लंदन एंड साउथ वेस्टर्न रेलवे कंपनी। इसमें सर्वेंट्स होते हैं रेलवे कंपनी के, वो जो रेलवे लाइन होती है उसके साथ साथ ग्रास और हेजेस होती हैं उनको वो ट्रिम करके वहीं पे छोड़ देते हैं नेग्लिजेंटली। बाद में रेल के इंजन में से स्पार्क्स निकलते हैं तो उनसे स्पार्क से वहां पे आग लग जाती है और 200 यार्ड पे प्लेंटिफ की कॉटेज होती है और कॉटेज में भी आग लग जाती है। तो रेलवे कंपनी वाज हेल्ड लाइबल फॉर दिस, क्योंकि ये उनकी नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है। अगर वो केयरफुली उनको उठा के ले जाते देन इट वाज समथिंग एल्स। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है काइंडली इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।